welcome back to channel Rasayan. In the last video of spectroscopy, we had discussed about the auxochrome as well as chromophore. Now in this video, we'll discuss about some shifts about lambda maximum. Lambda maximum हमने देखा है कि पूरी की पूरी जो UV इनविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अबाउट द लैम्डा मैक्सिमम. लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है? लैम्डा मैक्सिमम कोई भी जो हमने सैंपल कंटेन किया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोई भी अननोन कंपाउंड लिया है, इस पे हम रेडिएशन से वो डाल रहे हैं. अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसपे ये हायर एब्जॉर्बेंस शो करता है, ठीक है. एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की वैल्यू जिसपे ये हाईएस्ट वेवलेंथ शो करता है, सॉरी हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है, वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्सिमम. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करें या फिर क्या सॉल्वेंट चेंज करें. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रोमोफोर में, क्रोमोफोर इज द पार्ट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इम्पार्टिंग फॉर द एनी सबस्टेंस. ठीक है, कोई भी सबस्टेंस है उसमें यदि कलर इम्पार्ट करता है वो सबस्टेंस, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है मॉलिक्यूल का, रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है कंपाउंड का, तो वो क्या होता है? क्रोमोफोर होता है. ठीक है, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, वेदर कंपाउंड विल बी कलरफुल और कलरलेस. तो ये चीज डिपेंड किस पे करती है? ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल. दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, अदर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, तो यहां से हम ये चीज देखने वाले हैं कि जब हम जो भी हमारा क्रोमोफोर है, ठीक है, क्रोमोफोर है, तो हम उस क्रोमोफोर के साथ में यदि सबस्टिट्यूएंट्स वो चेंज कर दें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सबस्टिट्यूएंट्स वो चेंज कर दें, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दें, तो उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कैसे अफेक्ट होती है. ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम हायर शिफ्ट में जाएगा या फिर लोअर शिफ्ट में जाएगा, अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, क्या होने वाला एग्जैक्टली वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर है वो कलर इम्पार्ट किसकी वजह से करता है? ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ठीक है, बेसिकली तो यही होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांजिशन होता है. बट द मेन ट्रांजिशन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इम्पार्टिंग ऑफ एनी सबस्टेंस. ये यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया था. अब हम क्या करने वाले, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है. यदि पूछ लिया जाता है डायरेक्ट यहाँ से राइट शॉर्ट नोट ऑन बैथोक्रोमिक शिफ्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, तो आपके पास में सीधा सा होता है कि आप यहाँ से आंसर कर देते हैं. बट कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहां से पूछ लिया जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. तो उस वाले केस में आपने कंसेप्ट पढ़ा होता है बट क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है आपको नहीं पता होता है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिखी हैं. मैंने फर्स्ट हेडिंग है वो यही बनाई है, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इसी क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू एक्सप्लेन द बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट. ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन से वो नहीं पूछे जाएंगे. यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है explain the effect of substituents on pi to pi star electronic transition, so don't be confused, just explain the bathochromic shift, ठीक है, एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. ठीक है, इतना सा आपको काम करना होता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, वही यहाँ से इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है. दैट्स इट, इतना सा काम करना है. तो एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही रहने वाला, क्वेश्चन वो डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं. सो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या समझाने की यहाँ से कोशिश कर रही थी कि क्वेश्चन से वो कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, अब हम मूव करते हैं ऑन द टॉपिक कि टॉपिक हमने रखा है कि एक्सप्लेन effect of substituents on pi to pi star electronic transitions, or we can say that bathochromic shift, and bathochromic shift also known as red shift, and this is the most important topic. अभी हम जो भी पूरा पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डोंट स्किप सिंगल वीडियो, आपको सिंगल वीडियो भी स्किप नहीं करना है. पूरा का पूरा इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रही हूँ, सिंगल बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा. अगेन मैं बता रही हूँ, मैं 3-4 बुक्स साथ में रेफर करके देन आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो सिंगल बुक में आपको कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है. तो प्लीज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को स्किप मत कीजिए और बाकी लोगों के साथ में भी वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आपको क्या करना है बाकी लोगों के साथ में शेयर करना है ताकि जो बाकी लोग हैं सब तक वीडियोज हैं वो पहुंच पाएं. ठीक है, सिर्फ इतना सा कर दीजिए, सब तक वीडियोस पहुंच पाए, बिकॉज जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको इसीलिए सब लोग देखना पसंद करते हैं, बट जिनके कम सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें पहले एक जजमेंटल होता है कि यदि कोई पहले से आपको आपके माइंड में किसी की कैसे भी इमेज बैठा देता है ना, वो वैसे ही रहती है. ठीक है, कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा चलो बात भी मैं बता ही देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी जरूरी होती हैं. देखिए, दो चीज़ें होती हैं. यदि आप किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं,
ठीक है, नई चीज को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, अपने लाइफ टाइम कभी कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की, चाहे वो कोई गेम हो सकता है, चाहे वो आपका किसी इंसान से मीटिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर चाहे वो कोई मूवी हो सकती है। मूवी वाला एग्जाम्पल आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक जो इंसान जिसने पहले से उस चीज को एक्सपीरियंस करके रखा है, यदि वो अपने ओपिनियन रखे, यदि वो अपनी ओपिनियन रखे, यदि वो अपनी ओपिनियन टुवार्ड्स दैट थिंग पॉजिटिव रखता है, ठीक है, यदि आप उस चीज को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं और वो इंसान जिसने पहले से उसे एक्सपीरियंस कर रखा है वो आपको बोलता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो आपका जो माइंड सेट है वो उसी टाइप से सेट हो जाता है कि हाँ ये अच्छी चीज है, ठीक है, हाँ ये अच्छी चीज है। आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं तो आपके माइंड में पहले ही उसने बैठा दिया कि ये अच्छा इंसान है, तो वो अच्छा इंसान है, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस 90% जो बिल्डअप है वो माइंड में उसी टाइम पे हो जाता है। यदि किसी इंसान से आप नए से मिलने जा रहे हैं, किसी ने पहले बोल दिया कि अरे वो तो ऐसे ही है, ठीक है, किसी टीचर का उसके क्लास में आने से पहले ही किसी ने यदि आपको बोल दिया यार यार ये टीचर तो हमेशा है, तो आपका माइंड है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो वहीं पे डल हो जाता है, ये तो हमेशा है, ठीक है। आप पहले उस चीज को खुद जज कीजिए, ठीक है, किसी दूसरे के ओपिनियन के बेसिस पे आप उस चीज को जज मत कीजिए, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज कीजिए, ठीक है। तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जस्ट मूव ऑन दिस टॉपिक। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या होता है, देखिए सिंपल सा, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई भी सिग्नल, एक बार के लिए जो ये लिखा हुआ है इस पे आपको फोकस नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, उसके बाद जो लिखा हुआ उस पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स कैसे आते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट का जब सैंपल कंपाउंड एब्जॉर्प्शन करता है तो वहां पे सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहां से ये सिग्नल आया, यहाँ पे इधर ये क्या है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इधर जा रहे हैं तो, और यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ से एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कितने पे आई है, 200 पे आई है, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कितने पे आई है, 200 पे आई है। अब ये कोई था अननोन कंपाउंड, ठीक है, ये कोई अननोन कंपाउंड था जिसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 200 आई है, तो इतनी चीज तो श्योर है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। इतनी चीज तो कंफर्मेशन हो जाती है कि डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही होना है, तभी तो 200 तक पहुंचे, अदरवाइज तो पीछे रह जाता, ठीक है। 200 कब पहुंचेगा, जब यहाँ पे पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, इसके साथ में क्या लगा दे, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक वॉट, जैसे कि हमने हाइड्रोक्सिल लगा दिया, जैसे कि हमने मिथाइल लगा दिया, जैसे कि हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया, यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इन द सेंस ऑक्सोक्रोम हमें ऐड करना है, ठीक है। हम इनडायरेक्टली बात किसके बारे में कर रहे हैं, अबाउट द ऑक्सोक्रोम। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोफोर पे जैसे ही ऑक्सोक्रोम ऐड करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करेंगे, तो ये जो सिग्नल जिसकी एक्चुअल पोजीशन थी 200 नैनोमीटर पे, इसने लैम्डा मैक्सिमम रिप्रेजेंट किया था, अब ये क्या करेगा, थोड़ी सी हायर वेवलेंथ पे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ जाएगी, एब्जॉर्बेंस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये जो थी 200, ये चली जाती है 225, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि 25 नैनोमीटर से ही इंक्रीज करेगा, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे। ये 10 से कर सकता है, 20 से कर सकता है, 50 से कर सकता है, कितने से भी कर सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन किस पे होगा, ऑन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सोक्रोम। तो सिंपल सा यहाँ से कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी क्रोमोफोर के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये जो ऑक्सोक्रोम है, ये क्या कर देता है, ये जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है उसे इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर वेवलेंथ पे चला जाता है, ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर वेवलेंथ पे चला जाता है। एंड दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एज वेल एज रेड शिफ्ट, ठीक है। जब लैम्डा मैक्सिमम आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम जब आगे की तरफ जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट। अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अभी जो चीजें आपको बताई हैं वो है बेसिक कंसेप्ट, इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सके, लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन द सेंस
लैम्डा मैक्सिमम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हेन लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या नई टर्मिनोलॉजी आ गई। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, जब ये क्या करता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है, हायर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, अपनी एक्चुअल पोजिशन से, अपनी पहले वाली जो वास्तविक स्थिति थी उससे कहां पे चला जाता है, लॉन्गर वेवलेंथ पे चला जाता है। इट इज नॉन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी प्लीज अपना सुन के और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैं सारा का सारा एक्सप्लेनेशन वो हिंदी में करती हूँ और यही रीजन है कि मैं पूरा का पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉजेज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोले चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले। अब ये जो इफेक्ट होता है इसका रीजन क्या होता है, किसकी वजह से इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, या तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले या फिर हम ऑक्सोक्रोम बोले, और बाय द चेंज इन सॉल्वेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो भी रेड शिफ्ट है वो हो सकता है। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉज ऑफ रेड शिफ्ट, कॉज ऑफ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ प्लस आर कंटेनिंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ माइनस आर कंटेनिंग ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप एंड माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप। तो ऐसे कुछ भी ऑप्शंस देखिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका यहाँ से सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज चेंज इन सॉल्वेंट। दो ही फैक्टर्स होते हैं, अदरवाइज कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता जिससे कि एब्जॉर्बेंस या फिर लैम्डा मैक्सिमम या फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है जिसमें चेंजमेंट आ सके। देयर इज ओनली टू रीजंस, फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड सेकंड वन इज बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं। Next, we have to move on the third point. As electron releasing groups introduced in the compound, so conjugation will be increases and conjugation increases lambda maximum also increases. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको रीजन बताया। पहले हमने बोला कि कॉज क्या होता है, कॉज क्या होता है कि जैसे ही हम कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो वहां पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। बट ये तो रटने वाली चीज हो गई। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हो जाता है, ठीक है, क्यों हो जाता है, तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ते हैं, लाइक मैंने आपको पहले वाले में एग्जांपल बताए थे। ठीक है, इससे पहले वाले ऑक्सोक्रोम वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फिनोल को एग्जांपल बताया था, बेंजीन का बताया था एंड एनिलीन का बताया था। यदि आप बेंजीन के लिए देखते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 255 होती है। यदि आप फिनोल के लिए देखते हैं तो कितनी होती है, 270 होती है। एंड फॉर द एनिलीन इट्स 280 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। एंड कॉन्जुगेशन एनिलीन में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फिनोल। और वो क्यों होता है, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन एटम हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम। That's why nitrogen atom has more donor aberration compared to oxygen atom. ठीक है, so more will be the conjugation, then more will be the value of lambda maximum. ये चीज हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर में हमने यही दो कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा। एंड व्हेन एवर कॉन्जुगेशन विल बी इंक्रीजेस सो लैम्डा मैक्सिमम ऑल्सो विल बी इंक्रीजेस। देयर इज सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा टास्क है कि जब भी कभी कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो लैम्डा मैक्सिमम ऑल्सो इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई इसके पीछे का और कोई दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ना हम मूव करते हैं ऑन द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो देखिए किन केसेस में होता है। अब ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके जो हाई लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए देखिए आपको बेसिक से रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जब आप पैरा नाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं इन द एल्कलाइन मीडियम और इन द बेसिक मीडियम, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो बेस का जो फंक्शन है वो क्या होता है, बेस हैज अ फंक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट द मोर एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, बेस का फंक्शन क्या होता है कि ये यहाँ से मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। एंड वी नो दैट फिनॉल हैज मोर एसिडिटी इन कंपेयर टू अदर एल्कोहल्स। ये चीज भी हमने पहले से पढ़ रखी है अल्कोहल एंड फिनॉल में, क्योंकि आफ्टर डीप्रोटोनेशन जैसे ही हम यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देते हैं तो उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उससे बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ मोर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ से देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इतनी चीज समझ आनी चाहिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी पूरा एग्जाम्पल।
पैरानाइट्रोफिनोल है उसका हमें क्या कराना है, OH नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम में हमें रिएक्शन करानी है। पहले तो जैसे हम अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है। क्यों? एक तो फिनोल का हाइड्रोजन वैसे ही मोर एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उससे ये बाद में बना हुआ जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। साथ ही में यहाँ से तो नाइट्रो ग्रुप भी लग गया। नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, -I फैक्टर वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इस वाले हाइड्रोजन के जो एसिडिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। H पॉजिटिव है उसे यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। अब इस H पॉजिटिव को निकालने के बाद में ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब यदि हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, पैरानाइट्रोफिनोल की, तो यहाँ पे देखिए, बोलोगे मैम कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे भी है, कॉन्जुगेशन है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन है, बट अगेन वही डोनरेबिलिटी वाली बात आती है। तो डोनरेबिलिटी में आपने हमेशा पढ़ा होगा दैट OH नेगेटिव आयन हैज मोर डोनरेबिलिटी इन कंपेयर टू H2। ठीक है, किसी भी चाहे आप, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से NH2 नेगेटिव हैज मोर डोनरेबिलिटी इन कंपेयर टू अमोनिया। तो जो भी आपके न्यूट्रल आयंस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके न्यूट्रल आयंस होते हैं, यदि हम यहाँ से सॉरी न्यूट्रल जो ग्रुप्स होते हैं, यदि यहाँ से हम हाइड्रोक्सिल की बात करें तो ये तो न्यूट्रल ग्रुप ही है। न्यूट्रल ग्रुप्स की कंपेयर में जो नेगेटिव चार्ज डिस्पसीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो ग्रुप होते हैं उनकी डोनरेबिलिटी वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये ऑर्डर किसका हम बात कर रहे हैं, डोनरेबिलिटी का। तो इसके साथ में आपको GOC आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पहले से पढ़ के रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ से सिंपल सा है कि हाइड्रोक्सिल की जो OH नेगेटिव की जो डोनरेबिलिटी है वो किससे ज्यादा होगी, H2 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे OH नेगेटिव का सेंस क्या है, देखिए हमने जो यहाँ पे ले रखा है, ये जो H2O का जो एक हाइड्रोजन है उसे आप ये पूरा पैरानाइट्रोफिनोल सिस्टम कंसिडर कीजिए। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल तो यहाँ पे है ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक H पॉजिटिव निकालेंगे, एक H पॉजिटिव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, O नेगेटिव बचेगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल टाइप का कुछ बन गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज डिस्पसीज बन गई। और नेगेटिव चार्ज डिस्पसीज बन गई तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, रीजन क्या हुआ है, बिकॉज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज, एंड कॉन्जुगेशन कब इंक्रीज होता है, जब डोनरेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हाइड्रोक्सिल के कंपेयर में यहाँ से जो ऑक्साइड आयन होता है इसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है। सिंपल सा पॉइंट है। एंड क्यों होती है तो वो चीज भी समझ आती है, क्यों, क्योंकि डोनरेबिलिटी ऑलवेज न्यूट्रल स्पीसीज की कंपेयर में जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यदि हम दोनों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का कंपैरिजन करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनोल के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो होती है 255 नैनोमीटर। whenever if we talk about the पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। इसके लिए यदि हम लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो ये कितना होता है, 265 नैनोमीटर होता है, यानी कि पूरा का पूरा 10 नैनोमीटर का डिफरेंस आ गया। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस 10 नैनोमीटर डिफरेंस, दैट इज इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाई लैम्डा मैक्सिमम इज आल्सो इंक्रीजेस। दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट था। तो ये था अबाउट द बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि हमने क्या किया है, इसका जो लैम्डा मैक्सिमम था उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो गया। और ये जो इंक्रीज है ये किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, डोनरेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है जिससे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट को। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ हम बना रहे हैं उसमें देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये जो सॉलिड लाइन है जो कि हमने पूरी कंप्लीट लाइन बनाई हुई है, ये क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सिग्नल है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये जो डैश डैश वाली लाइन है, ठीक है, डैश डैश वाली लाइन है, ये क्या है, आफ्टर अटैचिंग ऑक्सोक्रोम, जैसे हम ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं उस पर, तो अब क्या होने वाला है कि जो सिग्नल है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हायर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है, लॉन्गर वेवलेंथ में चला जाता है। यदि इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। एंड जब हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो जैसे ही हायर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो कलर इंटेंसिटी, कलर कहाँ पे जाता है, रेड की तरफ जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं, हिंदी में से क्या बोलते हैं, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, वर्णोत्कर्षी विस्थापन बोलते हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर दैट यही होता है, एक बार के लिए आप गूगल करके देख लेना, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है कि यही बोलते हैं। बाकी रेड शिफ्ट याद रखो ना, सिंपल सा है, रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा टफ पड़ेगा तो इसलिए इंग्लिश वाला ही याद रखना ईजी है। सो
आप यही याद रखिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।